डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ प्रीवियस पढ़ा हुआ रिकॉल करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको स्प्रिंग के 3 सिस्टम दिख रहे हैं। पहले में आपको नॉर्मल स्प्रिंग दिख रहा है, दूसरे में कंप्रेस्ड और तीसरे में स्ट्रेस्ड। यदि आप रिकॉल कर पाएँ तो आपको याद आएगा कि स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड या फिर स्ट्रेस्ड है, दोनों ही कंडीशन में इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती कैसे है? तो आप पाएँगे कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आया होगा, जो कि इसके इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया होगा। तो जो वो वर्क डन है, वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। नाउ सिमिलरली यदि आप देखें यहाँ पर ग्रेविटेशनल सिस्टम और आपकी बॉल बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जाए, तो आप याद कर पाएँगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। या फिर यूँ बोलें कि एक एक्सटर्नल फोर्स किसी ने लगाया, जिसने इस बॉल की हाइट को बढ़ाया और उस एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन की वजह से यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई। यदि आप वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल कर पाएँ, तो आपको याद आएगा कि जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो यहाँ पर सिस्टम की या तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। और यदि हमारा फोकस इस तरीके से है कि हमारा टोटल वर्क डन केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करे, तो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यानी कि V की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा, V की वैल्यू बदलती कैसे है? एक्सीलरेशन की वजह से, राइट? नाउ और एक्सीलरेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नेट फ़ोर्स होगा। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर हमें A बराबर चाहिए 0, तो हमारे पास नेट फ़ोर्स होना चाहिए 0। यानी कि यदि हम लोग चाहते हैं कि टोटल वर्क डन कन्वर्ट हो जाए आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट होना चाहिए। और सिमिलर केस है आपका यहाँ पर स्प्रिंग के केस में। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर हम चाहते हैं कि टोटल वर्क डन कन्वर्ट हो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमें फोर्स जो अप्लाई करना होगा वो इक्विवेलेंट अपोजिट होना चाहिए सिस्टम के इंटरनल फोर्स के। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ दूसरी बात थोड़ा-सा आप याद कीजिए। यहाँ पे ग्रेविटी है, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? आपको मिलेगा यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दूसरा Q अपॉन r स्क्वायर। क्या इन दोनों में सिमिलैरिटी है? बहुत ज़्यादा। देखिए, दोनों फोर्स r स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। दूसरी बात यहाँ पे G कांस्टेंट है, यहाँ पे G की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है। वैल्यू बदल गई बट है कांस्टेंट। यहाँ पे मास का काम है, यहाँ पे चार्ज का काम है। यानी कि यदि हम लोग मास को चार्ज से रिप्लेस कर दें, G को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दें, तो आपको सेम फोर्स मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स का नेचर है ना, वो एकदम सेम है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हमें सेम मिलेंगी। राइट? नाउ देखिए, हमारी ग्रेविटी में भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। कब बढ़ती थी? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आके जो कि ग्रेविटी के अपोजिट लगता था, बॉडी की हाइट को इंक्रीज कर दे। तो यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। फिर वो जो वर्क करेगा भाई कन्वर्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और पूरा कन्वर्ट होने के लिए कंडीशन क्या है कि इक्विवेलेंट अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। So what is electrostatic potential energy? It is nothing but the work done by external force if it is equal and opposite to the electrostatic force. क्लियर इतनी सी बात? नाउ यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q और इस चार्ज में हम लोग एक टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग R पोजीशन से जा रहे हैं P की तरफ। तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा? वो वर्क करेगा एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr। क्लियर इतनी सी बात? नाउ अभी के लिए हम लोग वैल्यूज नहीं रख रहे हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा R2P लिमिट लगा दी, ये हमारा हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। नाउ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट है सिस्टम के इंटरनल फोर्स है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ तो हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में एफ एक्सटर्नल को चेंज कर सकते हैं माइनस ऑफ एफ ही, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया है, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे। नाउ
माइनस साइन अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो माइनस में है वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। कब? जब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर है? चलो ओके। तो अभी-अभी हमने देखा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स इस कंडीशन में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इफ इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाउ तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ना थोड़ी देर के लिए अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी यूपी ना मान के उसमें कुछ एक अल्फा ऐड कर दिया है और ये हमने सारे पॉइंट्स के लिए किया है। तो चाहे पॉइंट्स आर हो चाहे पी हो और या फिर इस पाथ में पड़ने वाले कोई भी पॉइंट, राइट? तो हमने यहाँ पे मान लिया है अब जो हमारी पी पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी यूपी प्लस अल्फा। तो सिमिलरली हमारी आर पे हो जाएगी क्या? यू आर प्लस अल्फा। नाउ यदि हम लोग यहाँ पर फिर से देखें जो नेट चेंज हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया हमने। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो जो अल्फा था ना यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और आपको फिर से मिल रहा है क्या? यूपी माइनस यू आर। इस एक्सरसाइज करने से हमें ये फायदा है कि हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक सिमिलर वैल्यू से अप या डाउन कर दें तो हमारे चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? नाउ इसका मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है। मीनिंगफुल किसका मीनिंग ज्यादा है? मीनिंग ज्यादा है चेंज का, और चेंज फर्क नहीं डाल रहा है कि हमने किस फ्रेम पे या किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल माना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हो कि आपके पास एक जगह पोटेंशियल एनर्जी थी 10, दूसरी जगह पहुंच गई 15, तो चेंज कितने का हुआ? 15 माइनस 10 5 का। नाउ यहाँ पर हम लोग माइनस 10 कर दे दोनों वैल्यूज से तो आपको क्या मिलेगा? एक जगह मिल जाएगा 0, एक जगह मिल जाएगा 5। अब यहाँ पे फिर से चेंज देखें तो चेंज तो 5 का ही है, राइट? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम अगर किसी वैल्यू को एब्सोल्यूट ना मान के कुछ थोड़ा सा आगे पीछे चेंज भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मोस्ट मीनिंगफुल बात है वो है सिर्फ और सिर्फ चेंज सेम रहना चाहिए, और चेंज सेम रहता है अगर हम कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ऐड करें या माइनस करें। इसका फायदा ये है कि हम किसी आर्बिट्ररी पॉइंट को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे मान सकते हैं, राइट? और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ आप इस पूरे चैप्टर में या पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे कि जनरली हम लोग जो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको जीरो मानते हैं, यानी कि यदि कोई पॉइंट इनफाइनाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, ये काफी सुविधाजनक रहेगा। हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे कि ये जो एजम्पशन है काफी हेल्पफुल है, राइट? अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि हम लोग इनफाइनाइट या किसी मिड पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना कंफर्ट है इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इस एजम्पशन की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो है, इसको यूज करके हम लोग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग मानेंगे कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है हम लोग उसको लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर देखो लोअर लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट और अपर लिमिट हो जाएगी उस पॉइंट की डिस्टेंस, राइट? तो हमें क्या मिलेगा? यू आर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हम लोग क्या मान चुके हैं? जीरो। तो हमें मिल जाएगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर। ठीक है, याद रखना ये एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं होती है, ये एजम्पशन की वजह से आ रही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं इनफाइनाइट पे क्या है? जीरो। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग इसमें प्लस या माइनस अल्फा कुछ भी कर सकते हैं, नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेट इन द सेंस चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये कन्वेंशन है कि हमने मान लिया है सुविधा के अकॉर्डिंग कि इनफाइनाइट पे है जीरो। हम लोग पूरे चैप्टर में मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी को फॉलो करेंगे। ओके, नाउ अच्छा, यदि हमें चेंज निकालना हो, वर्क डन निकालना हो R1 से R2 तक ले जाने के लिए, तो हमें क्या करना होगा? इसी पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट R2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R1। क्लियर है? नाउ यदि आप चाहो तो इसमें फिर से अल्फा दोनों जगह पुट करो और तब भी आपको सेम चेंज मिलेगा, राइट? हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं। नाउ यहाँ पर ये फिर से रिकॉल है क्या? आपको याद रखना है बार बार कि जो एफ एक्सटर्नल था वो इक्वल एंड अपोजिट था एफ इंटरनल जो कि था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, केवल तभी और कभी जो वर्क डन है टोटल हमारा चेंज हो पाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी में।
अदरवाइज सिस्टम में कोई एक्सीलरेशन आ जाएगा, फिर एक काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट होगा जो फिर हमारा टोटल वर्क डन, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो नहीं पाएगा। क्लियर है? इस बात को याद रखिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर पोटेंशियल की। तो जैसे हम लोग पहले क्या देख रहे थे, डिफरेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग टेस्ट चार्ज की जगह मूव करा रहे होते एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन होता एक्सटर्नल फोर्स का, वही कहलाता आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर इतनी सी बात। नाउ तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि देखिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। नाउ अच्छा, जो वर्क डन था हमारा किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने डब्ल्यू की जगह यहाँ पर क्या आ गया, ये डेल्टा यू बाई क्यू, राइट। तो किसी भी दो जगह के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपको इक्वल हो जाएगा क्या, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई द चार्ज इटसेल्फ, राइट। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यदि आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए ना। वहां पर क्या था, हमने इनफाइनाइट पे क्या मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे, क्या मानेंगे, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा अगर आप इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो उस पॉइंट तक, तो जितना एनर्जी, जितना वर्क डन हो रहा है वो आपका हो जाएगा क्या, पोटेंशियल। नाउ अब आप डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, वो सिंपली इक्वल हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद रखना है, जो इंजम्पशन है हमेशा ये मानना है दोनों ही कंडीशन में कि आपकी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होने पर जीरो हो रही है, राइट। क्लियर, क्लियर इतनी सी बात। नाउ अच्छा, ये दोनों ही चीजें काफी सिमिलर थी, राइट। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी है कि डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्लियर इतनी सी बात। हम लोग पता करते हैं किसी पॉइंट चार्ज Q के द्वारा किसी पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगी। तो हमने अभी क्या सीखा है, पोटेंशियल कुछ और नहीं, नेट वर्क डन डिवाइड बाई द चार्ज इटसेल्फ, राइट। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल वर्क डन की। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आएंगे। तो देखिए हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है किसी चार्ज की, क्यू नॉट चार्ज की, इनफाइनाइट, और हम लोग चार्ज को लेके आ रहे हैं P पोजीशन तक, और हमारा जो ये प्लस Q चार्ज है ये डिस्टर्ब नहीं है, एकदम यहाँ पे फिक्स होके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, कितना होगा वो, इक्वल एंड अपोजिट होगा इंटरनल फोर्स जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, माइनस ऑफ एफ ई, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसका डायरेक्शन होगा आर कैप का, राइट। नाउ हमने यहाँ पे देखिए वैल्यूज ये पुट कर दी है, डॉट डी आर वेक्टर, डॉट डी आर आ गया। ये आप यहाँ पर ध्यान दें और आप हमेशा के लिए इस बात को याद रखिएगा, जो डी आर है, जो चेंज है ना, वो हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इसका यहाँ पे पोजिशन वेक्टर ये वाला आर वेक्टर है, तो डी आर किधर होगा, इसी आर में थोड़ा सा और आर और आगे बढ़ जाओ, ये हो जाएगा आपका डी आर। अरे यदि आप ऐसा करोगे ना तो आपको हमेशा ही बहुत सारा फायदा रहेगा आपकी कैलकुलेशन में। जो इंटीग्रेशन में कई बार फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, क्रॉस लगाना पड़ता है, वहां पर आपको इजी रहेगा। तो आप इसको याद रखिए, जो चेंज लेते हैं हम लोग हमेशा किधर लेते हैं, पॉजिटिव साइड में जहाँ पे चेंज हो रहा होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये रखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट है हमारा किसका, आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, डी आर किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और आर कैप किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो cos थीटा जीरो का वैल्यू मतलब हो जाएगी 1, राइट। cos जीरो की वैल्यू 1। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे, उसके पहले आप देखिए यहाँ पर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट। तो ये आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा आपका डी आर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इनिशियल चीज क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी हमारी इनफाइनाइट, और फाइनल पोजीशन थी कोई डिस्टेंस आर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन करोगे आप तो 1/r स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1/r। जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो ये आपको यहाँ मिल गया वर्क डन, यदि हम क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट आर तक,
ठीक है। नाउ अब निकालना है हमको पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, इसी वर्क डन को डिवाइड कर देंगे चार्ज क्यू नॉट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर यूनिट चार्ज वर्क डन। राइट नाउ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। राइट, तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल, आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, तो आपको मिला पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर इतनी सी बात। तो ये तो थी पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी आर डिस्टेंस के पॉइंट पर। नाउ यदि आप यहाँ पर एक बात नोटिस करें, जो पोटेंशियल है ना, वो किसी भी जगह सिर्फ और सिर्फ फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। आप किस रास्ते से आए, उस रास्ते का यहाँ पर कोई भी जिक्र है ही नहीं, क्योंकि कोई भी जिक्र होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और टर्म्स होते, बट यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, क्या, आर। आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस उस चार्ज से, जिसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जब भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी का, तो पाथ मैटर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्लियर है इतनी सी बात। नाउ तो अभी जो हमने पोटेंशियल निकाली है ना, वो किसी एक पॉइंट चार्ज द्वारा निकाली है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, सारे की सारी पोटेंशियल ऐड हो जाएगी। राइट, आप सिंपली उस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल आ रही है इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा सबको आप ऐड कर दीजिए ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको एग्जांपल में 3 चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों चार्ज से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, एक से R1, एक से R2, एक से R3, तो क्या करेंगे, सिंपल इंडिविजुअली निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है, तो हमने बोल ले लिया ब्रैकेट से बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4, जितने भी होंगे, अगर n नंबर ऑफ चार्ज है तो हम लोग n नंबर तक ऐड कर देंगे। ये चार्ज कैसे, सब के सब डिस्क्रीट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इतनी सी बात क्लियर है। नाउ मान लो कभी कभी आपको मिले पॉइंट चार्ज का एक पूरी बॉडी मिल जाए जिस पे चार्ज हो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, और सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा जो टोटल होगा वो इंडिविजुअल के द्वारा जो ऐड है उसके द्वारा होगा। राइट, हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उससे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। क्या मिल गई, इस स्मॉल एलिमेंट जिसपे डी क्यू चार्ज है उसके द्वारा इस पोटेंशियल बी डी वी क्या मिली, dQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ना सबके द्वारा निकालनी है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर दिया आपने। राइट, इसके इंटीग्रेशन से जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस बॉडी। क्लियर इतनी सी बात। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये पार्ट है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज। ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है, फिर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि सिंपली जो पोटेंशियल है सिर्फ डिपेंड करता है v इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। राइट, Q और R की वैल्यू दी हुई है, हम लोग पुट करके देख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁹ ऐसा यूनिट्स में। चार्ज ऐसा यूनिट कूलम में, बिल्कुल बहुत सही, 4 इंटू 10⁻⁷। ये 9 सेंटीमीटर क्या करें, मीटर में कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा, 0.09। राइट, हमें यहाँ पे मिल जाएगा पोटेंशियल, क्या मिल जाएगा देखो। अब सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे मिल जाएगा 2, ये हो गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻2 -2 -5 ठीक है। नाउ बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। तो पोटेंशियल क्या होती है, यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन, ठीक है। हमें टोटल वर्क डन पूछा किसी और चार्ज के लिए, तो क्या करेंगे, इसी पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर देंगे उस चार्ज का, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हमारा उस चार्ज यानी Q इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁹, आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻5। ये सारी वैल्यूज किस में होंगी, SI यूनिट में। ओके, नाउ यहाँ पर वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी है, तो आपको मिल जाएगा जूल, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम। क्लियर इतनी सी बात। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।